तो देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये क्वेश्चन आपसे 2024 में भी पूछा गया है। और इससे पहले आपका अगर देखें, अगर मैं क्वेश्चन बैंक से आपको बताऊं तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये रखा है आपका कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक प्राप्त कीजिए, 2014-17 में पूछा गया है। फिर किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण समद्विभाजक लंब अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो समद्विभाजक लंब पूछते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति पूछते हैं, निरक्षीय स्थिति पूछते, ये सब एक ही चीज़ें। देखो 2020 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, और ये थोड़ा सा टफ डेरिवेशन है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपना, मैं सिर्फ डेरिवेशन का बता रहा हूँ आपको, इसमें जो थ्योरी बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एक द्विध्रुव बना लेंगे। तो चलिए मैं द्विध्रुव बना देता हूँ यहाँ पर, और आप इसको डबल स्पीड में भी देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका समय बच जाए। लेकिन मैं आपके सामने बना रहा हूँ चित्र, ताकि आपको चित्र बनाना आ जाए। तो यहाँ से हमें ले लेना है इस तरीके से, ये 6 का, ये आपका द्विध्रुव बन गया। इसके बीचों बीच कहाँ पर होगा, 3 पर। तो यहाँ पर आपको प्लस क्यू ले लेना है, चाहे तो आप माइनस क्यू भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्लस क्यू हो गया, नहीं आप यहाँ पे माइनस क्यू लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप ले लेंगे माइनस क्यू। देखिए अगर आप माइनस क्यू इस तरफ लेते हैं तो आपका जो वेक्टर होगा वो इस तरफ की ओर जाएगा, परिणामी क्षेत्र। अगर आप प्लस क्यू इस तरफ लेते हैं तो आपका परिणामी क्षेत्र इस तरफ जाएगा। तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं इसकी लंब समद्विभाजक कहीं पर, यहाँ से मान लेते हैं ये इतनी दूरी पर कोई बिंदु है, ये बिंदु यहाँ पर P है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ से मिलाएंगे, इसको सीधी रेखा के मिलाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको 2 वेक्टर बनाने हैं। यहाँ से तो जो दूरी होगी वो तो बराबर ही रहेगी, लेकिन इसके आगे अगर आप देखेंगे तो आपको एक 3 सेंटीमीटर, कुछ भी बना लेते हैं, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, 3 सेंटीमीटर का जैसे आपने यहाँ पे खींचा। तो वैद्युत क्षेत्र प्लस के कारण जो होता है, प्लस के कारण, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ जाता है, बाहर की ओर। इसीलिए देखो ये बाहर की ओर गया है। ऐसे ही अब ऋणात्मक वैद्युत क्षेत्र की वजह से बनाएंगे, जब इसमें यहाँ पे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जोड़िए इसको, ये तो जोड़ लिया आपने। अब वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो कितना होगा, 3 तो बनेगा, 3 अगर ये है, क्योंकि परिमाण बराबर है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो ये 1 2 3, जैसे 3 वेक्टर ये था तो 3 इकाई का ये भी वेक्टर अंदर की ओर बनेगा, ये माइनस क्यू की ओर आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपने ये 2 वेक्टर बना लिए, एक प्लस की वजह से और एक माइनस की वजह से। यहाँ पर आप A लिख लीजिए और यहाँ पर B लिख लीजिए, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। अब यहाँ पर ये जो दूरी है, टोटल दूरी होती है हमारी 2L होती है। टोटल दूरी कितनी होती है, 2L। तो ये दूरी कितनी होगी, L, ये दूरी कितनी होगी, L, और यहाँ से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम थोड़ी सी भाषा लिख लेते हैं। भाषा ये लिखते हैं कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, या यहाँ पे अगर आप चाहते तो थोड़ा सा और अच्छा लिख सकते थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि ये वैद्युत है, एक चुंबकीय भी होता है, जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना है, Q × 2L। तो इसी से समझ में आ गया कि इस पर जो आवेश है प्रत्येक पर वो Q है और दोनों के बीच की दूरी 2L है। यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है। लिखेंगे इसके मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु C, यहाँ पर ये C से R दूरी पर कोई बिंदु P, ये बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है।
तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि हमें क्या करना है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले अगर हमें ज्ञात करना है तो हम AP और BP ये दूरियां ज्ञात कर लेते हैं, बाद में अपना काम करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर हम कि त्रिभुज PCA में त्रिभुज PCA में क्या है, कोण C बराबर है 90 डिग्री, 90 डिग्री है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, इसलिए P या AP स्क्वायर बराबर हो जाएगा या PA स्क्वायर बराबर हो जाएगा PC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज PA बराबर कितना हो जाएगा, PA बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट PC कितना है हमारा, PC है R तो R स्क्वायर, और AC कितना है L तो ये L स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे, इसी प्रकार PB बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा। इसी प्रकार अगर इस वाले त्रिभुज में देखेंगे तो PB बराबर कितना हो जाएगा, PC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सेम है, तो PB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट PB कितना है हमारा R है और BC कितना L है, तो ये दोनों दूरियां हमारी बराबर हैं। तो ये दूरियां तो हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब हमें वैद्युत क्षेत्र चाहिए, तो वैद्युत क्षेत्र का घटक अगर हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर देखते हैं, इसको हम EA कह सकते हैं और इसको EB कह सकते हैं। अब ये दो वेक्टर हैं जो किसी कोण पर यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक, तो हमें कोण कितना हमें देखना है। यहाँ पर अगर ये कोण थीटा हो, ये कोण कितना हो थीटा, तो ये कोण भी कितना होगा थीटा होगा। भाई अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा थीटा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माना PA व AB के बीच थीटा कोण बनता है, ठीक है। अतः यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः कोण PAC बराबर कितना हो जाएगा थीटा, तथा कोण PBC बराबर कितना हो जाएगा थीटा। भाई दोनों क्या होंगे, कोण बराबर होंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा है क्योंकि ये 90 है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों एक तरीके से ये दो है समरूप सर्वांगसम त्रिभुज है ये दोनों। ये देखो ये बराबर, ये ओबेनिस्ट है, ये दोनों बराबर हैं, तो सभी कोण क्या हो जाएंगे बराबर, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस वेक्टर के इस वैद्युत क्षेत्र के घटक ज्ञात करने हैं इस दिशा में, इसको टोटल घटक हम इसको विभाजित कर लेते हैं। तो देखो कैसे विभाजित करेंगे, तो हम यहाँ पर कौन सा प्रमेय लगाएंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे सदिशों के योग के त्रिभुज के नियम से। तो यहाँ से इसको इस तरीके से विभाजित करना, देखो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना, देखो इसके समांतर यहाँ पर रखा है, इसके समांतर, तो यहाँ से इसको एक समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है। ऐसे ही फिर ये इसके समांतर है तो बिल्कुल इसके टिप से जा करके यहाँ से ऐसे एक समांतर त्रिभुज की रचना यहाँ से करनी है। अब देखो ये बीचों बीच आ जाएगा बिल्कुल, तो यहाँ से क्या होगा, हम यहाँ इसको यहाँ से मिला देंगे। तो मैं इसको दूसरे रंग से कर देता हूँ ताकि आपको दिखे साफ साफ। ये आपका हो गया, इसका एक घटक यहाँ की ओर हो गया, ठीक। तो हमने इसका एक घटक इधर की ओर ज्ञात कर लिया, 36 घटक। अब ऐसे ही एक इसका लंबवत घटक भी होगा, तो इसके दो लंबवत घटक भी ज्ञात कर लेते हैं। अब हमने ये ज्ञात किया है, ये जो घटक हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा थीटा होगा। देखो ये क्षैतिज है और ये भी क्षैतिज है, तो इसका ये क्षैतिज घटक हो गया। आप अगर चाहो तो मैंने इसको इसलिए ऐसा बनाया गया है ताकि ये बिल्कुल बराबर रहे। आप चाहे तो सीधे डायरेक्टली भी कह सकते थे कि EA और EB को क्षैतिज और लंबवत घटकों में वियोजित करने पर, तो यहाँ पर इसको आप लंबवत घटकों में वियोजित कर देते हैं। क्षैतिज घटक ये हो जाएगा इसका, और लंबवत घटक कितना होगा, देखो यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे, बिल्कुल उतना ही जाना है जितना ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो वेक्टर है इससे बड़ा कैसे हो गया, भाई ये तो इसका परिणाम ही है, जबकि ध्यान देना है मैंने यहाँ पर जो दर्शाया है, आपको ध्यान देना है,
ई ए और ई बी वेक्टर का परिणामी है, इसका क्षैतिज या लंबवत घटक नहीं है। अब हम क्षैतिज और लंबवत घटकों में इसको वियोजित करेंगे। देखते हैं, जब भी इसको क्षैतिज और लंबवत घटकों में वियोजित करना हो आपको, तो आप सीधे यहाँ से पटरी रखेंगे ऐसे, देखो बिल्कुल इसकी भी समांतर रखना है और इसकी भी समांतर रखना है। तो आप इसको ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए, तो इसको इस तरीके से आप वियोजित करिए। तो इतना जो हो गया ना आपका, ये पार्ट हो गया आपका, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये हो गया आपका ई ए कॉस थीटा, और एक पोर्शन और आपका इसका वाला आ जाएगा इधर नीचे की ओर। जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। देखो यहाँ से ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये जेड बन रहा है, तो ये जेड है तो ये भी जेड है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई बी कॉस थीटा। तो ये टोटल है यहाँ पर आपका आ रहा है, टोटल आ रहा है ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। इस वजह से ये थोड़ा सा बड़ा वेक्टर आ रहा है। अब इसके लंबवत घटक देखते हैं। लंबवत घटक के लिए क्या करना है आपको, बिल्कुल इसी के जैसे इसका लंबवत ई बी का चाहिए, तो इसके लंबवत आपको यहाँ पर खींचना है एक रेखा ऐसे, जो यहाँ पर ये देखो ये वेक्टर है, इसका लंबवत घटक आपको चाहिए, तो एक आपने क्षैतिज घटक ऊपर की ओर खींचा ये। अब ऐसे ही एक आयत बना लेंगे, तो ये देखो यहाँ से ये आयत बन गया ऐसे। तो देखो इसके दो घटक हो गए, एक घटक ई बी कॉस थीटा इधर चला गया है और ई बी साइन थीटा इधर की ओर चला गया है। ये इसको दूसरे रंग से रंग देता हूँ, हरे से रंग देता हूँ। तो ये जो आपको इधर की ओर आपको मिला है ये हरे रंग से, ये है आपका ई बी कॉस थीटा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ई बी कॉस नहीं सॉरी साइन थीटा, ई बी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई बी साइन थीटा। ऐसे ही अब इस वाले का घटक निकाल लेते हैं, इस वाले का घटक निकालेंगे। तो ऊपर की ओर मैं पहले एक लाइन खींच लेता हूँ ऐसे, बस इसमें यही चीज़ समझने वाली है। अब इसमें एक लंबवत खींच लेंगे ऐसे, ये यहाँ तक, तो ये यहाँ तक जो वेक्टर बना है आपको हरे से इसको भी खींच देता हूँ ये। तो देखो अब ये किसका घटक है, ये ई ए का लंबवत घटक है। तो ये हो गया आपका ई ए साइन थीटा। तो अब ये आपको चित्र समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। हमारे पास दो वेक्टर थे, एक था ई ए, तो ई ए को हमने एक लंबवत घटक ई ए साइन थीटा और ई ए कॉस थीटा बदल दिया, और ई बी था इसका ई बी साइन थीटा और ई बी कॉस थीटा, ये भी आ गया। इन दोनों का योगफल जो इनका परिणामी है ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी साइन थीटा, ये समांतर वेक्टर के योग के समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन कर रहा है, इसलिए शुरुआत में मैंने यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना दिया था। अब देखेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ई ए वेक्टर व ई बी वेक्टर को क्षैतिज व लंबवत घटकों में वियोजित करने पर तो क्षैतिज के लिए हम क्या लिखेंगे, क्षैतिज, पहले हम लिखते हैं क्षैतिज। तो क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, इस क्षैतिज घटक को हम लिख लेते हैं ई एक्स, क्योंकि ये होता है एक्स दिशा और ये इधर की ओर हमने माना है वाई दिशा, तो ये एक्स, तो एक्स दिशा में देखेंगे, एक्स दिशा में ये है। तो ई एक्स बराबर कितना है हमारा, ई एक्स बराबर है ई ए कॉस थीटा प्लस का एक्स कैप प्लस ई बी साइन थीटा, ये भी प्लस का एक्स कैप डायरेक्शन है, ये वेक्टर हो गया। अब देखेंगे सॉरी यहाँ पर कॉस थीटा आएगा, ये हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, बाहर आ जाएगा आपका एक्स कैप। ये हम चाहें तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं ई ए प्लस ई बी, यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स कैप। अब ये लंबवत घटक देख लेते हैं यहाँ पे। लंबवत जो घटक है ई वाई बराबर कितना हो जाएगा, ई वाई बराबर हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से ये लंबवत घटक है तो ई ए साइन थीटा
प्लस का वाई कैप और ई बी साइन थीटा माइनस का वाई कैप, ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं परंतु विपरीत दिशा में है। यहाँ पर देखेंगे अभी मैग्नीट्यूड क्यों बराबर है अभी देख लेंगे। तो ई ए साइन थीटा प्लस का वाई कैप प्लस ई बी साइन थीटा माइनस का वाई कैप, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ई ए माइनस ई बी साइन थीटा बाहर कॉमन हो जाएगा इंटू वाई कैप। तो ये माइनस हमने यहाँ पर रख लिया। अब देखो चाहे तो हम यहाँ पर पी ए पी बी के जो मान हमने निकाला था यहाँ पर, इन दोनों को हम समीकरण 1 लिख सकते हैं, इसको समीकरण 2 लिख सकते हैं और इसको समीकरण 3 लिख सकते हैं। अब हमको क्या चाहिए, ई ए और ई बी के मान चाहिए, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करेंगे बिंदु Q प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान से देखो पी ए और पी बी दोनों बराबर हैं, देखो पी ए और पी बी दोनों बराबर हैं और आवेश के मैग्नीट्यूड भी बराबर हैं, अर्थात ई ए बराबर ई बी होगा। लिखेंगे चूंकि चलो इसको हम सीधे ही कर लेते हैं, लिखेंगे प्लस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, हमसे परिमाण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ई ए बराबर कितना हो जाएगा, ई ए बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर कितना है, देखो प्लस क्यू की करना चाहिए तो यहाँ पर आर कितना है पी ए, सो पी ए का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे पी ए कितना है, पी ए है, पी ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये स्क्वायर उठ जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी प्रकार ई बी बराबर कितना हो जाएगा, ई बी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन पी बी स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पी बी कितना है देख लो फिर से, पी बी का मान कितना है, पी बी सॉरी यहाँ पे पी बी लिख दिया क्या मैंने, पी बी की जगह यहाँ पर पी सी होगा, सॉरी पी सी स्क्वायर बराबर पी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो ई ए बराबर कितना है ई बी, अर्थात यहाँ से हमें क्या पता चल गया, अर्थात पी ए बराबर पी बी, सॉरी क्या लिख दिया ये मैंने, ई ए बराबर ई बी हो गया, इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ, अर्थात ई ए बराबर ई बी। अगर ई बराबर ई बी है तब समीकरण में यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जो x का घटक है ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, और ये वाले घटक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ई एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तब ई एक्स बराबर हो जाएगा, ई एक्स घटक जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 2EA कॉस थीटा एक्स का, दोनों जुड़ जाएंगे। और ई वाई बराबर कितना हो जाएगा, ई वाई वेक्टर बराबर हो जाएगा 0 साइन थीटा वाई कैप बराबर कितना हो जाएगा 0। अब एक्स घटक और वाई घटक दोनों के मान हमको मिल गए हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर हो जाएगा ई पी जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा ई एक्स वेक्टर प्लस ई वाई वेक्टर, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2EA कॉस थीटा प्लस 0, यहाँ पर कितना एक्स कैप है, यहाँ पर ये वाई कैप। अब ये तो हट जाएगा पूरा, तो हमको मिल गया 2EA कॉस थीटा और एक्स कैप की डायरेक्शन में ये EP आ गया। अब देखो हमको सब पता है लेकिन कॉस थीटा नहीं पता है, इसमें EA का मान तो पता है और कॉस थीटा नहीं पता है। अब कॉस थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे इस वाले त्रिभुज में जाएंगे, इस त्रिभुज में कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो हम लिखेंगे त्रिभुज PCAD
ए में पी सी ए हमारा कैसा था, ये इस तरीके से मैं यहाँ बना देता हूँ, ये पी है, ये सी है, ये ई है, ये हमारा एल है, ये हमारा आर है और ये हमारा थीटा है। तो कॉस थीटा और आर कितना मिल जाएगा आपको, और ये हो गया हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा आधार एल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसलिए ई पी और आर कितना हो जाएगा, ई पी और आर हो जाएगा 2 इंटू ई ए का मान यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर रखा है, ये रखा है ई ए का मान ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ऊपर कितना पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL यहाँ पे आ गया बटे अंडर रूट, ये देखें घात 1 है, यहाँ पे घात 1/2 है, तो घात टोटल कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 + 1/2 हुआ है, एलसीएम 1, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 × 2 + 1 बराबर 3/2 तो ये हमारा टोटल क्या आ गया है। अब 2QL क्या होता है, 2QL तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि P बराबर होता है 2QL, इसलिए ई पी कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो आ गया परिणामी वैद्युत क्षेत्र और दिशा क्या होगी एक्स के पी डायरेक्शन में। ठीक, यहाँ पर ध्यान देना है पहले इसको थोड़ा सा आगे बता देता हूँ। लिखेंगे यदि आर जो है मच ग्रेटर देन हो एल से, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव हो बहुत छोटा हो और जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है वो काफ़ी दूरी पर हो उससे, तब क्या हो जाएगा, तब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का मान किसके बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। ये इसको नगण्य हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, इसलिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 किसके बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारे आर क्यूब के। तो इसलिए ई पी बराबर इस वाली सिचुएशन में ई पी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर, क्यू डायरेक्शन है एक्स कैप। तो इसमें ये पूछ लेता है कि निरक्षीय स्थिति में कितना होता है P/R क्यू, और अक्षीय स्थिति जो पहला वाला क्वेश्चन था वहाँ पे 2 था, बस इतना ही अंतर है। तो निरक्षीय स्थिति में ज़्यादा होता है और अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में कम हो जाता है, जबकि अक्षीय स्थिति में ज़्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक ये द्विध्रुव रखा है यहाँ पर, इससे r दूरी पर यहाँ पर है, मान लेते हैं r दूरी पर यहाँ पर है और इसी से r दूरी पर यहाँ पर है मध्य बिंदु से, तो कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पे +Q और यहाँ पे -Q है, तो अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है मान लेते हैं E, तो यहाँ पर होगी 2E, 2 गुनी होती है। इसका अनुपात ही पूछ सकता है, मान लेते हैं यहाँ पर ये E जो है आपका हो जाएगा इक्वेटोरियल, ये पैरेलल है, और E जो है एक्सियल है, तो यहाँ पर E एक्सियल अनुपाते E परपेंडिकुलर जो होता है वो 2:1 का होता है, ये याद रखना है। और दूसरी चीज़ होती है दिशा। तो देखो यहाँ पर दिशा के बारे में बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे ये मान लेते हैं माइनस का होता है, यहाँ पर ये प्लस का होता है, ठीक है। तो माइनस से प्लस की ओर होती है हमारी दिशा P की, माइनस से प्लस की दिशा होती है P की। तो इस वाली सिचुएशन में हमारा तो वैद्युत क्षेत्र था वो तो इसी दिशा में था, लेकिन जब हमने इसमें यहाँ पर देखा है निरक्षीय स्थिति में हमने ऐसा वाला बनाया था, प्लस पहले लिया था, माइनस इधर पे लिया है, तो इस बिंदु पर जब हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला तो ये तो एक्स दिशा में आ रहा है, इस दिशा में आ रहा है। यहाँ पर जो P की दिशा है वो इस दिशा में है, अर्थात जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है निरक्षीय स्थिति में वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ऐसा बना देता हूँ, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस कर दूँ, तो अब जो P हमारा इस दिशा में होगा, तो इस बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो वो इस दिशा में होगा, ठीक है। यानी कि ऋण वाले आगे इसकी ओर होगा, तो ये याद रखना है आपको, ठीक। तो वैसे भी आपको याद रखना है कि जो प्लस से बाहर क्यों निकलेगा, माइनस से अंदर क्यों आएगा, तो परिणाम इस ओर हो जाएगा। तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो गया है, लेकिन क्योंकि मैंने इसको धीरे धीरे आपको समझाया ताकि ये चित्र आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप इसको 2 की स्पीड से देखिए, एटलीस्ट 1.5 की स्पीड से देखिए, तो आपको ये जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा।